गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। तो एडवर्टाइजिंग जो होती है वो एक प्रोसेस होती है, ये कोई एक एक्टिविटी नहीं होती। एक्टिविटी में तो हम सिर्फ क्या करते हैं कि कोई एक काम हमने कर लिया और वो काम हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन एडवर्टाइजिंग एक प्रोसेस होती है, यानी कि एडवर्टाइजिंग करने के लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती हैं, स्टेप बहुत सारे करने पड़ते हैं। तो एडवर्टाइजिंग प्रोसेस में वो सारी की सारी एक्टिविटी हमारी इंक्लूड होती हैं जो हमारी एडवर्टाइजिंग मैसेज को कम्युनिकेट करवाती है हमारे कस्टमर के साथ में। हम हमारे मैसेज को हमारे कस्टमर के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो ऐसा करने के लिए जो सारी एक्टिविटी करी जाती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजिंग प्रोसेस, विज्ञापन की प्रक्रिया। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर ये क्या बोलता है कि 5 MS हमारे होते हैं जो एडवर्टाइजिंग प्रोसेस हमारी कंप्लीट करवाते हैं। पहला हमारा मिशन, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऐड देने का। हम क्या चाहते हैं? इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, सेल ज़्यादा करना चाहते हैं, डिमांड इंक्रीज़ करना चाहते हैं, कस्टमर को मनाना चाहते हैं परचेज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मिशन यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव होता है, हम एक्चुअल में चाहते क्या हैं। उसके बाद मनी, हमारा ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड कर लिया। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अब जितनी भी टोटल एक्टिविटी करी जाएंगी उसके ऊपर हमारा कितना एक्सपेंस हो सकता है, इसमें हम वो डिसाइड करते हैं, यानी कि हम बनाते हैं एडवर्टाइजिंग बजट। थर्ड है मैसेज, यानी कि हम हमारे इंफॉर्मेशन को किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। हम ऐड देना तो चाहते हैं लेकिन प्रोडक्ट के बारे में हम कौन सी बातें हैं कस्टमर को बताना चाहते हैं, कौन सी छुपाना चाहते हैं। हम प्राइस बताना चाहते हैं या फिर उसकी जो अदर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट की हैं वो बताना चाहते हैं। हम एक्चुअल में क्या इन्फॉर्म करना चाहते हैं कस्टमर को, ये सब डिसाइड किया जाता है। यानी कि जो मैसेज कॉपी होती है वो डिसाइड हम करते हैं, मैसेज का जो कंटेंट होता है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद मीडिया, मैसेज का कंटेंट हमने डिसाइड कर लिया, हमने देख लिया कि हम क्या बताएंगे कस्टमर को, लेकिन हम खुद तो बताएंगे नहीं, मीडिया का हमने यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसमें देखते हैं कि हम टीवी का यूज़ करेंगे, न्यूज़पेपर का यूज़ करेंगे, रेडियो का करेंगे या किसी अदर नेट जो हमारा मीडिया होता है उसका हम यूज़ करेंगे। बहुत सारे मीडिया हमारे पास में होते हैं तो सिलेक्शन हमने करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू पर्पज, अकॉर्डिंग टू बजट, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू कस्टमर। उसके बाद है मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम अब जो स्टैंडर्ड हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था उसकी हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, एक्चुअल में जो रिज़ल्ट आया है इवैल्यूएशन करके देखते हैं कि क्या हमने जो पर्पस डिसाइड किया था, जो ऑब्जेक्टिव हमने हमारा रखा था स्टैंडर्ड, क्या एक्चुअल में हमें वो मिला या नहीं। हम इसमें इवैल्यूएशन करके देखते हैं। अगर हमें वो नहीं मिला तो कहीं ना कहीं हमारे एडवर्टाइजिंग में कमी रही होगी, तो हम उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग प्लानिंग, एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। जो हमारी एडवर्टाइजिंग प्रोसेस होती है हम उसको एडवर्टाइजिंग प्लानिंग भी बोल सकते हैं। तो इसकी प्रोसेस है, फर्स्ट है स्टडी ऑफ टारगेट कस्टमर। हमने हमारे जो लक्षित ग्राहक हैं उनका अध्ययन करना पड़ता है, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि जिस टाइप के हमारे कस्टमर होंगे वैसे ही हमने ऐड देनी पड़ेगी, वैसे ही हमने मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जिस टाइप के हमारे कस्टमर होते हैं उनको अट्रैक्ट अलग अलग तरीके से करना हमने पड़ेगा। अब कस्टमर का जो बिहेव होगा, बिहेव यहाँ पे कौन सा होता है कस्टमर का, जो उसका बाइंग डिसीजन होता है। बाइंग डिसीजन के ऊपर कस्टमर के जो क्वालिटी होती हैं, यानी कि उसकी एज, उसका इनकम, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो प्रेफरेंस किसको देता है, उसका एटीट्यूड किस टाइप का, उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, वो एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है। तो ये कस्टमर की सारी क्वालिटी हमने आइडेंटिफाइड करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा वो एजुकेटेड कस्टमर है, तो अब एजुकेटेड कस्टमर है तो न्यूज़पेपर में देने से हमारा ऐड काम चल जाएगा, क्योंकि वो पढ़ सकता है, समझ में उसको आ जाएगा। लेकिन कस्टमर ही हमारा अनएजुकेटेड है तो हम अब न्यूज़पेपर में देने से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो पढ़ेगा ही नहीं, उसको तो समझ में आना है ही नहीं। तो हम टीवी पे, रेडियो पे, किसी अदर सोर्स का हमने यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले हमारे जो टारगेट कस्टमर हैं, जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके बाद है स्टडी ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। हमने हमारे कस्टमर को तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब हमने क्या करना है कि पूरे के पूरे मार्केट
इन्वायरमेंट की स्टडी हमने करनी पड़ती है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट में पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। इंटरनल फैक्टर कौन से? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर होते हैं, यानी कि हमारा प्रोडक्ट किस टाइप का है, हमने उसकी प्राइस कितना रखा हुआ है, कहाँ पे वो अवेलेबल होगा, उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसकी ब्रांडिंग कैसी है, उसके अंदर मेन फीचर्स कौन सी हैं जो बिल्कुल यूनिक है आपके कॉम्पिटिटर से। एक्सटर्नल फैक्टर भी हमारे एडवर्टीजिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे, यानी कि इकोनॉमिक लेवल कैसा है, पॉलिटिकल जो है वो किस टाइप की है, पॉलिटिकल सिचुएशन किस टाइप की है, जियोग्राफिकल एरिया किस टाइप का है, लीगल इन्वायरमेंट कैसा है। फॉर एग्जांपल अब लीगल इन्वायरमेंट यानी कि गवर्नमेंट ने डिसीजन ले रखा है कि किसी स्पेशल प्रोडक्ट की आप एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते, तो आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट देने से पहले लीगल इन्वायरमेंट को भी देखना पड़ेगा कि कहीं गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रखा, हम उसकी ऐड ना ही दे पाएंगे। उसके बाद है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। इस टॉप पॉइंट में हमने हमारा जो एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव है उसको डिफाइन करना है। एक्चुअल में हम करना क्या चाहते हैं थ्रू एडवर्टाइजिंग, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो एडवर्टाइजिंग का जो पर्पज होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? बिजनेस के पर्पज के ऊपर। तो एडवर्टाइजिंग के अलग अलग पर्पज हो सकते हैं। हम हमारी सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, सेल को इंक्रीज़ हम बहुत सारे टाइप से कर सकते हैं, जैसे कि हम डिमांड को इंक्रीज़ करवा सकते हैं, क्योंकि डिमांड इंक्रीज़ होगी तभी कस्टमर हमसे खरीदेंगे, खरीद रहे हैं तो सेल इंक्रीज़ हो रही है। सेकंड, हम कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन फेस हम कर पाएंगे तभी कॉम्पिटिटर के जो कस्टमर थे वो हमारी साइड आएंगे, हमारा प्रोडक्ट वो परचेज कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारी सेल इंक्रीज़ हो रही है। हम ब्रांड की लॉयल्टी भी बढ़ाना चाहते हैं। तो एक्चुअल में हम करना क्या चाहते हैं, इस स्टेप पे हम यही डिसाइड करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये भी हो सकता है कि अभी अभी मार्केट में हम नए आए हैं, तो टारगेट ऑडियंस के साथ सिर्फ हमने अभी कम्युनिकेट करना है, सिर्फ प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है, अभी हमने सेल बढ़ाने जैसा कोई पर्पज नहीं रखना। तो यहाँ पे जो भी हमने डिसाइड किया है ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड का काम करेगा, एक परमाप का काम करेगा। बाद में सारे के सारे प्रोसेस हो जाने के बाद में एक्चुअल में जब हम हमारी एडवर्टाइजिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे तब ये यहाँ पे हमारा काम आएगा कंपैरिजन करने में कि एक्चुअल में जो हमने करना चाहा था वो अचीव हुआ या नहीं। उसके बाद है डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग बजट, विज्ञापन बजट का निर्धारण करना। इस पॉइंट में हमने ये देखना है कि हम हमारी एडवर्टाइजिंग प्रोसेस के ऊपर, यानी कि एडवर्टाइजिंग जो हम करवा रहे हैं उसके ऊपर टोटल कितना खर्चा हमने करना है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जब हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना खर्चा हम एडवर्टाइजिंग के ऊपर करेंगे उसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग एप्रोप्रिएशन। तो हम यहाँ पे ये बजट बनाते हैं अपना कि हमने कितना पैसा हमारी एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्च करना है। तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, यानी कि हम बजट किस तरीके से बनाएंगे, कोई ना कोई तो बेस हमें लेना पड़ेगा जिस बेस पे हम ये बता सकें कि हम एडवर्टाइजिंग के ऊपर कम खर्चा करेंगे या ज़्यादा करेंगे। तो कुछ बेस हमारे पास होते हैं। फर्स्ट है परसेंटेज ऑफ सेल मेथड। हम ये देखते हैं कि हमारी कंपनी की टोटल सेल कितनी है और उसका कुछ परसेंट है वो एक्सपेंस कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर। अफोर्डेबल मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार पैसा हम खर्च कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर। हमारी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि अगर हमारे पास फंड अवेलेबल है ज़्यादा तो हम ज़्यादा खर्चा कर देंगे, कम फंड अवेलेबल है तो कम खर्चा कर देंगे। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, यानी कि हम ये देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर हैं कितना खर्चा कर रहे हैं। वैसे तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये कोई इफ़ेक्टिव बेस नहीं है, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं हमसे बहुत अलग होते हैं, उनकी फ़ंड अवेलेबिलिटी अलग हो सकती है, उनकी जो सेल परसेंटेज है वो, उनकी जो सेल है वो अलग हो सकती है, ऐड देने का उनका जो पर्पज़ है वो हमसे अलग हो सकता है। तो कुछ भी हमारा यहाँ पे सेम नहीं है, लेकिन फिर भी हम कंपटीशन को फेस करने के लिए ये ध्यान रखते हैं कि कॉम्पिटिटर ने कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगा रखा है। वैसे ये कोई इफ़ेक्टिव बेस नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि कॉम्पिटिटर के पास तो बहुत सारा फंड अवेलेबल है, अब उसको देखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगा दें, लेकिन हम इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ऐड क्यों दे रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी हमने करनी पड़ेंगी और उन एक्टिविटी को पूरा करने के लिए टोटल एक्सपेंस हमारा कितना आएगा।
हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमने कौन कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ेंगी, और उन एक्टिविटी को पूरा करने के लिए टोटल एक्सपेंस हमारा कितना आएगा, ये हमारा होता है टोटल एडवर्टाइजिंग बजट। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। उसके बाद है सिलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग अपील। जब भी हम हमारे टारगेट ऑडियंस के साथ में, कस्टमर के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम वहाँ पे अपील्स का यूज़ करते हैं। अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को अपील का यूज़ करते हैं। ये भी हमारी दो टाइप की होती हैं, रेशनल अपील होती हैं, इमोशनल अपील होती हैं। रेशनल अपील में आपने क्या करना है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटी है एक्चुअल में हमने कस्टमर को वो बतानी है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर एक्चुअल में जो क्वालिटी है, जो बेनिफिट है, उसका प्राइस बहुत कम है या फिर हाई परफॉर्मेंस हमारा प्रोडक्ट देगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी हमारे गुड्स या सर्विसेज की है, तो एक्चुअल में जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर है वो हम कस्टमर को बताएंगे। उसके बाद है इमोशनल अपील। इमोशनल अपील जो होती है, अगर हमें ये लगे ना कि रेशनल अपील से हमारा काम नहीं चल रहा, या फिर हमें हमारे कस्टमर का पता हो कि वो किस टाइप के हैं, रेशनल अपील से वो नहीं मानेंगे, नहीं परचेज़ करेंगे, तो हम इमोशनल अपील का यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे कस्टमर के ऊपर, मानसिक उनको रूप से तैयार करते हैं, उनको उनकी फीलिंग के साथ अपने प्रोडक्ट को अटैच कर देते हैं। उनको हम समझाते हैं कि आप अगर आप प्रोडक्ट का यूज़ करोगे तो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो हाई लगेगा, लोगों को सेफ्टी आप फील करोगे, आपको अच्छा लगेगा आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते हो। तो ये जो इमोशनल अपील होती है, वैसे तो ये तरीका गलत होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने का, लेकिन फिर भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका तो मेन पर्पज़ सेल करना ही होता है, फिर इनका यूज़ करते ही हैं। लेकिन हमने ध्यान रखना चाहिए कि हमें इमोशनल अपील हमारे ऊपर थोपी ना जाए। हम कई बार क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमें चाहिए ही नहीं होता, इमोशनल होके हम खरीद ही लेते हैं। जो सेलर होता है वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल देता है, हमारे साइकोलॉजी के साथ वो मतलब अटैच कर देता है हमारे प्रोडक्ट को कि आप ये मतलब सेफ फील करोगे, सिक्योर फील करोगे, आपको अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो हमारा माइंड इस तरीके से सेट हो जाता है कि बिना लिए प्रोडक्ट हमसे रहा ही नहीं जाता। उसके बाद है सिलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मैसेज। विज्ञापन संदेश का चयन। हमारा जो मैसेज होगा वो किस टाइप का होगा, हम कस्टमर को क्या बताना चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं। हम हमारे कस्टमर को बताना क्या चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ये डिसाइड किया जाता है। तो हमारा जो मैसेज होता है वो फर्स्ट तो होना चाहिए इन्फॉर्मेटिव, सूचना देने वाला। उसके बाद वो समझने में आसान होना चाहिए, रियलाइबल होना चाहिए, भरोसे के लायक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे मैसेज को हम अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वही भूल जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कौन सी क्वालिटी पूरी करनी पड़ेगी हमने हमारे मैसेज की, कि वो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन देने वाला होना चाहिए। तो बाद में हमने ये ध्यान रखना है कि इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ हम उसको थोड़ा अट्रैक्टिव भी बना दें, रियलाइबल भी बना दें, इंटरेस्टिंग भी बना दें। तो इसके लिए भी कुछ काम हमने करने पड़ते हैं, जैसे कि मैसेज कंटेंट है हमारा क्या रहेगा, व्हाट टू से, हमने एक्चुअल में कहना क्या है। अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम किस टाइप की इन्फॉर्मेशन देंगे, यानी कि हम हमारे प्राइस के बारे में बताएंगे, क्वालिटी के बारे में बताएंगे, उसके प्रॉफिट के बारे में बताएंगे। लेकिन अब एक्चुअल में उसको हमने मतलब कहना क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं, ये डिसाइड करते हैं। हम कस्टमर को बताना क्या चाहते हैं ये डिसाइड किया जाता है। उसके बाद है कैसे कहा जाए। ये ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं कि डिसाइड कि हमने बताना क्या है कस्टमर को, ये हमने डिसाइड कर लिया। लेकिन अब कस्टमर को एक्चुअल में मैसेज हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे कि पिछले स्टेप में हमने पढ़ा कि क्या कहना है, ये हमने डिसाइड कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये डिसाइड किया कि हम बताएंगे कि हमारे जो प्राइस है ना हमारे प्रोडक्ट के वो बहुत कम है। प्राइस कम है तो इस बात को भी कई तरीके से कहा जा सकता है। तो कौन सा तरीका हमारे लिए ठीक होगा, हम
वही देखते हैं यहाँ पे कैसे कहा जाए, में हाउ टू से हमने कैसे कहना है कि प्राइस कम है। एक तो हम सीधा ये बोल रहे हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोडक्ट 2,000 रुपये का है वो सबको ही कम प्राइस का लगेगा, ठीक है। वो किसी को बहुत ज़्यादा मतलब महंगा लग सकता है या फिर बहुत ही ज़्यादा सस्ता लग सकता हो सकता है कि कस्टमर 2,000 के प्रोडक्ट को भी बहुत ही ज़्यादा सस्ता मान रहा हो। तो हम उसको सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि महंगा नहीं है। तो महंगा नहीं है हो तो भले ही महंगा हो, लेकिन सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है कस्टमर को कि महंगा नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि जो प्राइस कम की हमने बात करनी है वो कैसे करनी है। उसके बाद है जो हमारा संदेश है वो भेजेगा कौन। हमने यहाँ पे जो पर्सन है, फिल्म स्टार, प्लेयर, मॉडल है, इनको हमने सिलेक्ट करना है। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने तो डिसाइड तो कर लिया कि मैसेज कन्वे करेंगे कस्टमर के पास में, लेकिन क्या कंपनी का कोई मेंबर जाता है क्या कस्टमर के पास में इंफॉर्मेशन देने के लिए? नहीं, हम किसी न किसी मीडिया का यूज़ करते हैं, किसी मीडिया पर्सन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि हम किस पर्सन का यूज़ करेंगे। उसके बाद है सिलेक्टिंग मीडिया, मीडिया मिक्स, मीडिया व्हीकल। मैसेज हमने कैसे देना है ये हम डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन अब हमने हमारा जो मैसेज है किस मीडिया की हेल्प से देना है उसका सिलेक्शन करना है। तो बहुत सारे मीडिया हमारे पास में होते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी, कोई इंटरनेट हो सकता है। तो इनमें से हम अब किसको सिलेक्ट करें? अब इसका सिलेक्शन करने के लिए भी कुछ बेस हमारे पास में होते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर पर्पज हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर कस्टमर है हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे कस्टमर हैं पढ़े लिखे हैं तो न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, अनपढ़ हैं तो टीवी पे हम ऐड दे देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारा पर्पज क्या है और हमारा प्रोडक्ट किस टाइप का है उसी तरीके से हम हमारे मीडिया को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सिलेक्टिंग मीडिया मिक्स। सिर्फ एक मीडिया का यूज़ हम नहीं करते एडवर्टीजिंग देने के लिए, सिर्फ एक मीडिया से काम हमारा नहीं चलता, क्योंकि एक मीडिया हर एक कस्टमर के पास एक्सेस नहीं होता। जैसे अभी अभी हमने बात करी कि हमारा जो कस्टमर है वो इलिटरेट भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है। तो कस्टमर की नीड्स को पूरा करने के लिए हमने जो इलिटरेट पर्सन है, अनपढ़ जो पर्सन होंगे, उनके लिए टीवी चैनल का मतलब टीवी मीडिया का यूज़ हमने करना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे पर्सन है उनका हम नीड्स कैसे पूरी कर सकते हैं? थ्रू न्यूज़पेपर। तो इस तरीके से हम सिर्फ एक ही मीडिया का यूज़ नहीं करते, एक से ज़्यादा मीडिया का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीडिया को सिलेक्ट करना है, कौन से मीडिया मिक्स का हमने यूज़ करना है, तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे कम कॉस्ट कौन से मीडिया मिक्स में आ रही है। सबसे कम कॉस्ट कौन से मीडिया मिक्स का यूज़ करने से आ रही है, यानी कि आप टीवी के साथ रेडियो का यूज़ कर रहे हो, या टीवी के साथ आप किसी इंटरनेट मीडिया का यूज़ कर रहे हो, या न्यूज़पेपर के साथ आप टीवी का यूज़ कर रहे हो। तो इन सब में से कौन से मीडिया मिक्स में सबसे कम कॉस्ट आपकी आ रही है वो आपने सेलेक्ट करना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को कम करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका जो बेसिक पर्पज है ऐड देने का वो ही फुलफिल ना हो। आपने सिर्फ कॉस्ट को कम करने के चक्कर में ये नहीं करना, किसी ऐसे मीडिया मिक्स का सिलेक्शन नहीं करना है जो आपके पर्पज़ को ही फुलफिल ना कर पाए। तो अपने इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कॉस्ट भी कम आए और पर्पज़ भी आपका पूरा हो जाए। ऐसे मीडिया मिक्स का आपने सिलेक्शन करना है। उसके बाद सिलेक्टिंग स्टेबल मीडिया व्हीकल। जो भी अब आपने टीवी सेलेक्ट कर लिया, न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लिया, तो अब जो न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टीवी है, ये तो हमारे होते हैं मीडिया। अब मीडिया व्हीकल यानी कि जो न्यूज़पेपर है वो ये तो है नहीं कि एक टाइप का होता है, वो भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। दैनिक जागरण आपका हो सकता है, हिंदुस्तान टाइम्स आपका होता है, दैनिक भास्कर आपका होता है। ऐसे ही टीवी पे आपके बहुत सारे चैनल होते हैं, स्टार प्लस, जी टीवी, जी अनमोल, आज तक, ठीक है। तो आप अब उनमें से कौन से मीडिया व्हीकल का यूज़ करोगे ये आपने डिसाइड करना है। उसके बाद है डेटरमाइनिंग मीडिया। उसके बाद है डेटरमाइनिंग मीडिया शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग को डेटरमाइन करते टाइम भी आपने कुछ मतलब बेस आपके होंगे, तो ये बेस कौन सा होता है मेनली? तो आपने जो बजट आपका बनाया है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म की शेड्यूलिंग हो सकती है, आपकी शॉर्ट टर्म की शेड्यूलिंग हो सकती है। जो आपकी लॉन्ग टर्म की शेड्यूलिंग होती है, मैक्रो लेवल मीडिया जो शेड्यूलिंग होती है, इसमें आप क्या करते हो?
टोटल एनुअल बजट, यानी कि एक साल के अंदर एडवर्टाइजिंग के लिए आपने जो बजट बनाया है आप उसको मंथली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एक साल के लिए जो आपने बजट बनाया है, यानी कि एडवर्टाइजिंग के ऊपर आपने जो खर्चा करने के लिए सोचा है, आप उसको मंथली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब मंथली डिस्ट्रीब्यूट आप उसको इक्वल भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या अनइक्वल। तो आपने अपने एनुअल बजट को मंथली डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप उसको इक्वल भी कर सकते हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। अब जैसे कि सीजनल कुछ हमारी गुड्स होती हैं, ऑफ सीजन भी होता है। तो जब सीजन होता है किसी गुड्स को यूज़ करने का, तो उस टाइम तो आपका काम सिर्फ ऐड देने से चल सकता है, आपने इतना कस्टमर को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि सर्दियों के कपड़े हैं, सर्दियों में तो खरीदेंगे ही, उनको ज़्यादा मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी नीड्स है, बेसिक नीड्स है सर्दियों में सर्दियों के कपड़े खरीदना। तो वैसे ही आपसे वो खरीद लेंगे, सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है कस्टमर को। तो इन्फॉर्मेशन तो आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप ऑफ सीजन में आपकी सेल को बढ़ाना चाहते हो, तब आपने एडवर्टाइजिंग के ऊपर तो कम खर्चा करना है, क्योंकि उस टाइम आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपने सेल प्रमोशन एक्टिविटी हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। इनको डिटेल्स में सेल प्रमोशन मेथड को हम डिटेल्स में कर चुके हैं। उसके बाद है माइक्रो लेवल मीडिया शेड्यूलिंग। माइक्रो लेवल मीडिया शेड्यूलिंग, अल्पकालीन मीडिया समयबद्धता। जो लॉन्ग टर्म की शेड्यूलिंग हमने करी थी उसमें हमने देखा था कि एनुअल जो टोटल हमारा खर्चा करने का एडवर्टाइजिंग के ऊपर हमने डिसाइड किया है, उसको हमने मंथली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो भी मंथली डिस्ट्रीब्यूट हमने किया है एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंस को, इसको हम शॉर्ट टर्म की शेड्यूलिंग कैसे करवाएंगे कि डे वाइज हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉन्ग टर्म में तो हमने क्या किया था कि एक साल के लिए जो टोटल खर्चा हमने डिसाइड किया था उसको मंथली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वल किया या अनइक्वल किया, इसके बारे में हम बात कर चुके। लेकिन अब माइक्रो लेवल मीडिया शेड्यूलिंग में हमने क्या करना है कि जो मंथली टोटल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमने डिसाइड किया है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये देख लिया कि एक महीने के अंदर 10,000 रुपये हम अपने ऐड करने पे खर्चा करेंगे, लेकिन अब इस एक महीने के अंदर एक दिन में हमने कितना खर्चा करना है, पर डे डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे कर देंगे। तो फिर से वही बात है, हम उसको इक्वल करेंगे या अनइक्वल करेंगे। अनइक्वल करने में हमारा फ़ायदा होता है, क्योंकि कस्टमर किसी एक दिन तो बहुत ज़्यादा फ्री हो सकते हैं, दूसरे टाइम वो बिजी रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे संडे वाले दिन छुट्टी का दिन होता है, कोई और डे भी हो सकता है जिस दिन छुट्टी होती होगी, तो वहाँ पे हम ज़्यादा उस दिन क्या करेंगे, हम ज़्यादा ऐड देने पे खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वो उस टाइम फ्री मिलते हैं, ज़्यादा ऐड देखेंगे, ज़्यादा बेनिफिट होगा हमें। उसके बाद है डिज़ाइनिंग एडवर्टाइजिंग कॉपी, विज्ञापन प्रति का निर्माण। विज्ञापन प्रति एडवर्टाइजिंग कॉपी डिटेल्स में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या होती है, जो हम एक्चुअल में हमारे कस्टमर के पास में भेजते हैं। हमने हमारे ऐड मैसेज में किस तरीके के वर्ड्स का यूज़ किया, पेंटिंग का यूज़ किया, स्लोगन का यूज़ किया, हमारी हेडलाइन कैसी होंगी, सब हेडलाइंस हमारी कैसी होंगी, ये सब हमने देखना है। तो हमारी ये अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद है विज्ञापन का हम इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे हम हमारी एडवर्टाइजमेंट जो एक्टिविटी है उसको। जो हम हमारी एडवर्टाइजिंग कॉपी है रेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कर दी, तो अब इसको हम किसी मीडिया को दे देंगे, जिस भी मीडिया का हमने सिलेक्शन किया था, टीवी का, रेडियो का, जिसका भी किया था, अब उस मीडिया को हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कस्टमर के पास में कम्युनिकेट करने की। अब मीडिया अगर कोई चेंजेस करता है, यानी कि हमने तो बोला था कि संडे के दिन ऐड देनी है, बट वो मंडे को दे रहा है, मंडे को बोला था तो वो संडे को दे रहा है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, हमने अब हमारे मीडिया के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है टाइम पे, क्योंकि अगर वो कुछ चेंजेस करता है तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। तो हम उससे पूछ सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद है इवैल्यूएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। अब हमने ऐड कॉपी दे दी, हमारी ऐड है आने लगी है, तो अब जो हमने स्टैंडर्ड्स ऑब्जेक्टिव है डिसाइड किया था, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव जो हमने डिसाइड किया था कि सेल इंक्रीज़ करनी है या सिर्फ इन्फॉर्मेशन कस्टमर के पास में भेजनी है, चाहे वो हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, हम ऑलरेडी उसको डिसाइड कर चुके हैं, तो उसकी कंपैरेटिव स्टडी करनी है हमने हमारे एक्चुअल रिजल्ट के साथ में। अगर वो रिजल्ट हमारा नेगेटिव रहा तो फ्यूचर में उसके में हम रिफॉर्म कर सकते हैं, जो हो गया उसको तो हम अब बदल नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर में रिफॉर्म कर सकते हैं हम। लेकिन इसकी इफ़ेक्टिव जो हम देखते हैं कि मतलब नेगेटिव रहा, ठीक है, मान लो हमने डिसाइड किया था कि हम
सॉरी हमने हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड किया था कि हम हमारी सेल को बढ़ाएंगे, लेकिन सेल का बढ़ना सिर्फ एडवर्टाइजिंग के ऊपर अफेक्ट नहीं कर एडवर्टाइजिंग से अफेक्ट नहीं होता, वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है। सेल का बढ़ना सिर्फ एडवर्टाइजिंग से अफेक्ट नहीं होता, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे सेल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर हमने ये पर्पस डिसाइड किया था कि हम हमारे सेल को बढ़ाएंगे और एक्चुअल में हमारी सेल नहीं बढ़ती है, तो 100% श्योरिटी से हम ये नहीं बोल सकते कि एडवर्टाइजिंग में कोई कमी रही होगी इसलिए हमारी सेल है वो नहीं बढ़ी। क्योंकि हो सकता है कि एडवर्टाइजिंग तो हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन सिर्फ एडवर्टाइजिंग अच्छी होने से अगर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और साथ में उसकी एडवर्टाइजिंग भी अच्छी है, तो हमारे जो कस्टमर हैं वो हमें छोड़ के दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हमारी तो सिर्फ ऐड अच्छी है, उनकी ऐड भी अच्छी है और एक्चुअल में प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे एडवर्टाइजिंग में भी मिस्टेक हो सकते हैं, तो उस मिस्टेक का पता लगाने के लिए हमने इवैल्यूएशन करना पड़ता है।